नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जिंदा आंखें पार्ट 4। शाम के 6 बजे थे। पावनहार बिल्डिंग के बाहर 2 गनमैन मौजूद थे। ऑफिस में छुट्टी हो चुकी थी, लोग जा चुके थे और चंद लोग कंपनी वाले यदा कदा निकल रहे थे। रोज की तरह सब सामान्य था। ऐसा कुछ नहीं था कि गार्ड आज खास तौर से सतर्क रहते। वहां से 30 कदम पर दक्षाई मेंशन की इमारत के बाहर भी 2 गनमैन नजर आ रहे थे। इन इमारतों के सामने इनर लेन थी, फिर ऊंचा सा फुटपाथ था जिस पर पेड़ लगे हुए थे। उसके बाद चलती सड़क थी जिस पर वाहन आते जाते रहते थे। सड़क से इधर का नजारा साफ नहीं दिखता था क्योंकि बीच में पेड़ों की कतार आ जाती थी। शाम हो चुकी थी, सूर्य डूबने की तैयारी कर रहा था। गर्मी आज ज्यादा थी। 6 बजे ही गार्डों ने ड्यूटी संभाली थी। पावनहार बिल्डिंग पर रात को 5 गार्ड रहते थे और इनकी ड्यूटी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। 6 बजे सुबह 5 अन्य गार्ड ड्यूटी संभालने आ जाते थे। ड्यूटी की शिफ्ट 8 घंटे की होती थी। बाकी के 4 घंटों का इन्हें ओवर टाइम मिलता था। आसान सी नौकरी थी, कोई टेंशन नहीं थी। रात को 5 में से 3 गार्ड तो नींद लेते थे। ये गार्डों की आपसी बात थी और किसी रात कोई सोता तो किसी रात कोई। शाम के 6:30 बजे थे तब जब इमारत के सामने वाली सड़क पर जगमोहन ठेला खींचता आ रहा था। वो पूरी तरह ठेले वाला लग रहा था और साथ में पीछे पीछे सोनी थी जिसने मजदूरों वाली पुरानी हो चुकी साड़ी पहनी थी। नया हरे रंग का खुले गले का ब्लाउज पहना था। माथे पर नकली सोने का बड़ा सा टीका लगा रखा था और कानों में झुमके लटक रहे थे। वो खूबसूरत मजदूरनी लग रही थी। ठेले पर 40 फीट लंबी सीढ़ी पड़ी थी और जगमोहन गांव की भाषा में ठेले को खींचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था और सोनी भी गुस्से से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। पावनहार और दक्षाई मेंशन के गार्डों की निगाह रास्ते पर जाते झगड़ा करते दोनों पर जा टिकी थी। जगमोहन पावनहार बिल्डिंग के ठीक सामने पहुंचा तो गुस्से से जगमोहन ने ठेला छोड़ा और उस पर रखी सीढ़ी को ठेले से सरका कर नीचे फेंकता बोला, मर जाके तू, मैं तेरा काम नहीं करता। ये मेरे साहब का काम नहीं है, तेरे वाली कोठी का काम है। मुफ्त में काम करूं, ऊपर से तू गांव में चिट्ठी लिखे कि मैं यहाँ काम नहीं करता। शराब पीकर पड़ा रहता है, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। गुस्से से चिल्लाकर कहते हुए जगमोहन ठेले को खींचता आगे बढ़ता चला गया। सुन तो, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? सोनी गांव की भाषा में कहकर पुकार उठी। बाबूजी बहुत गुस्से वाले हैं। सीढ़ी को कोई उठाकर ले गया तो बाबूजी मेरी जान ले लेंगे। अब रुक जा। परंतु जगमोहन तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। रुक जा, मुझे अकेला मत छोड़, सोनी तड़प कर चिल्ला उठी। पर जगमोहन तब तक दूर निकल चुका था। सोनी वहीं बैठ गई और रोने लगी। 10 कदमों की दूरी पर मौजूद पावनहार के दोनों गार्ड आंखें फाड़े सोनी को देख रहे थे। ऐसी खूबसूरत मजदूरनी उन्होंने पहले नहीं देखी थी। रोते हुए सोनी की चुनरी वक्षों से हट गई और नजारा भीतर तक नजर आ रहा था। सोनी वहीं बैठी रो रही थी। गालों पर आंसुओं की लाइन दिखने लगी थी। साड़ी भी उसने घुटने तक ऊपर खिसका रखी थी कि गोरी पिंडलियां गार्डों की आंखों को चुंधिया रही थी। दोनों गार्डों की नजरें मिली। वो आपस में करीब आ पहुंचे। माल चोखा है अशोक, एक गार्ड ने कहा। ऐसी मजदूरनी तो मैंने कभी देखी नहीं शम्मी, कितनी हीरोइन लग रही है, अशोक तड़प कर बोला। उसका आदमी उसे छोड़कर चला गया। क्या इरादा है? सारी रात यहाँ पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। चक्कर चला? मैं चलाऊं? मेरी उम्र तेरे से ज्यादा है, तू छोकरों की तरह लगता है। मेरा कुछ पेट बाहर, समझा कर। पुनः दोनों की नजरें मिली। ब्लाउज देख, कसम से शम्मी गहरी सांस लेकर रह गया। ये मुझे पहले मिली होती मैं इससे शादी कर लेता। शादी की क्या जरूरत है, ऐसे ही काम चला। इसको शीशे में उतार ले, 200-300 देना भी पड़े तो कोई बात नहीं। तभी सोनी इन दोनों गार्डों की तरफ देखकर बोली, अरे पानी तो पिला दो, रो रो के गला सूखा जा रहा है। वो बुला रही है,
जल्दी से पानी लेके जा। शम्मी बोला, मीठी मीठी बातें करके फंसा ले, रात मजे से कट जाएगी। मामला आगे के दिनों तक खींचा तो और भी बढ़िया हो जाएगा। अशोक सामने बने छोटे से गार्ड रूम में गया और जल्दी से पानी का गिलास पकड़े बाहर निकला और सोनी की तरफ बढ़ा। शम्मी के पास से निकला तो बेसब्र सा शम्मी बोला, काम बना के आना। अशोक सोनी के पास पहुंचा और पैरों के बल उसके पास बैठता प्यार से बोला, ले धन्नो, ठंडा पानी लाया हूं तेरे लिए। सोनी ने गिलास लिया और एक ही सांस में पानी पीकर गिलास उसे दिया। मेरा नाम धन्नो नहीं है, धन्नो तो शोले फिल्म में घोड़ी का नाम था। मैंने फिल्म देखी है। सोनी कह उठी, कहाँ देखी फिल्म? मधुबनी में। तू मधुबनी की है धन्नो? मैं भी मधुबनी का। मेरा नाम धन्नो नहीं है, सोनी मुंह फुलाकर बोली। तो क्या नाम है तेरा? अशोक बड़ी प्यार से बोला, मेरा नाम सोनी है। अब सोनी का रोना रुक चुका था। तू बहुत सोनी है। अशोक उसके ब्लाउज में झांकता कह उठा, तेरा ब्लाउज बहुत सुंदर है, ये मुझे ठेकेदार ने लाकर दिया था। क्यों? उसने कहा काम पर इस ब्लाउज को पहना करूं। अब तो वो मुझे 50 रुपए ज्यादा दिहाड़ी के देता है। तेरे लिए तो सब लुट जाएंगे सोनी। तू भी मधुबनी की, मैं भी मधुबनी का। मेरा नाम अशोक है सोनी। तभी सोनी फिर रोने लगी। अशोक हड़बड़ा उठा। अब क्यों रो रही है? अशोक ने जल्दी से पूछा। मेरे तो कर्म फूट गए। बापू ने बहुत ही घटिया इंसान से मेरी शादी कर दी। देख तो, अब मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। शाम 8 बजे ही पीकर सो जाता है और मैं रात भर जागती रहती हूँ। जागती रहती है? अशोक ने उसके ब्लाउज में झांका। मर्द बेकार हो तो औरत रात भर तड़पेगी ही। मैं समझ गया, मेरी तो रात भर की ड्यूटी है इधर। मैं सारी रात जागता हूँ, तो रो मत। बाबूजी का डर है मुझे। कौन बाबूजी? जिनकी कोठी बन रही है। उन्होंने ये सीढ़ी कोठी पर पहुंचाने को कहा था। बहुत गुस्से वाले हैं बाबूजी। वो निकम्मा तो ठेला लेकर सीढ़ी उतार कर चला गया। अब इस सीढ़ी को कोई चुरा कर ले गया तो बाबूजी। कोई नहीं चुराएगा, हम यहाँ ड्यूटी देते हैं रात भर। मैं भरोसा नहीं कर सकती। सोनी ने अशोक की बाह पकड़ ली। तू सीढ़ी को कहीं रखवा दे। कहाँ? जहां मुझे तसल्ली हो कि रात को ये चोरी नहीं होगी। रखवा दोगे ना अशोक बाबू? सोनी प्यार से कह उठी। रखवा तो दूं, पर तू रात कहां पर काटेगी? सीढ़ी के बिना तो मैं कोठी पर भी नहीं जा सकती। सुबह कहीं से ठेला लाऊंगी, तभी यहां से जाऊंगी। अशोक ने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पर रख दिया। ये क्या करते हो जी? रात मेरे साथ रहोगी इस बिल्डिंग में? अशोक फुसफुसाकर बोला। बहुत प्यार से रखूंगा, तुझे खाना भी खिलाऊंगा, रात वाली बात भी होगी, मेरा साथी भी है। सोनी ने कुछ दूर खड़े गार्ड को देखा जो बेसब्री से इधर ही देख रहा था। मुझे शर्म आती है, सोनी हड़बड़ाकर कह उठी। शर्माने की क्या बात है? एक बार मजा लेकर तो देख। मेरे मर्द को तो नहीं बताएगा? क्या बात करती है? तेरे मर्द को क्यों बताऊंगा? देखना, इतने मजे आएंगे कि तू रो जाएगी। 2 हो तुम लोग? 5 हैं। 5? नहीं नहीं, ये तो ज्यादा। घबराती क्यों है? जब तक गाड़ी चलेगी चला लेंगे। जरूरी तो नहीं कि 5 का नंबर लगे। फिर ठीक है, परंतु। सोनी फिर रोने लगी। अब क्या हो गया मेरी प्यारी सोनी? अशोक ने उसकी टांग दबाई। सीढ़ी उसे कहाँ रखूं? सोनी ने रोते हुए पावनहार की इमारत को देखा। यहाँ से कोई नहीं ले। बाबूजी बहुत गुस्से वाले हैं, कोई ले गया तो? मैं सीढ़ी के पास ही रहूंगी रात भर, कह उठी सोनी। सीढ़ी के पास रात भर रहेगी तो वो वाला प्रोग्राम कैसे होगा? अशोक बेचैनी से कह उठा। प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं, मैं सीढ़ी के पास ही। अब तेरी सीढ़ी कहाँ रखूं? ये तो लंबी भी बहुत है। तो रुक जरा, मैं अपने साथी से बात करके आता हूँ। कहने के साथ ही वो उठा और शम्मी की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? शम्मी उसके पास आते ही बेचैनी से फुसफुसा उठा। काम बन गया है, मैंने बात कर ली है, अशोक ने धीमे स्वर में कहा। वो सब कुछ करने को तैयार है, पर सीढ़ी का पंगा है। सीढ़ी? सीढ़ी पर चढ़कर थोड़ी ना कुछ करना। समझा कर, उसे सीढ़ी की बहुत चिंता है और औरत को पाने का आसान तरीका ये होता है कि उसकी चिंता दूर कर दो। वो खुश होकर दौड़ने लगेगी। हमने अपना मतलब निकालना है।
तो सीढ़ी को उसकी तसल्ली के मुताबिक ठिकाने लगाना होगा कि उसे विश्वास हो जाए कि रात में उसे चोरी करके कोई नहीं ले जाएगा। साली जोरदार चीज है, बम है बम। मैंने उसे करीब से देखा है, ऐसा माल तो शहरों में भी ढूंढे नहीं मिलता। ये बहुत करारी लगती है। अशोक ने गहरी सांस ली। मेरी बात कर ली ना? शम्मी बेचैनी से बोला। तेरी बात कर ली, बाकी तीनों की भी बात कर ली। जब तक ना नहीं कहेगी रेलगाड़ी दौड़ती रहेगी। पर सीढ़ी तो लंबी भी बहुत है, इसे कहीं लंबी छोटी छोड़, रात के बारे में सोच बेवकूफ। जब तक सीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे रात के बारे में कैसे? तभी सोनी को उठकर इसी तरफ आते देखा। वो आ रही है, शम्मी हड़बड़ाकर कह उठा। दोनों की निगाह सोनी पर जा टिकी। पास आते ही सोनी ने शम्मी की बांह पकड़कर कहा, सुनो जी, मेरे मन में एक विचार आया है। सोनी ने शम्मी की बांह क्या पकड़ी। शम्मी पर तो नशा सा सवार हो गया। क्या? कैसा विचार? शम्मी के होठों से निकला। सीढ़ी को रात भर के लिए इस इमारत की छत पर रख दो। सोनी थोड़ा शम्मी के करीब खिसक आई। छत पर? अशोक ने अजीब से स्वर में कहा। छत पर कैसे? ये रख देंगे। सोनी शम्मी के और करीब होकर उससे सट सी गई। सीढ़ी को खड़ी करेंगे तो छत तक पहुंच जाएगी। ऊपर से पकड़कर ऊपर खींचो और इस तरह सीढ़ी छत पर पहुंच जाएगी। नहीं तो मैं रात भर सीढ़ी के पास खुले में ही रहूंगी, भीतर नहीं आ सकूंगी। सुनो जी, तुम रख दोगे ना? सोनी शम्मी से कह उठी। शम्मी का गला सूख रहा था। सोनी उससे सटी पड़ी थी। वो आंखें फाड़े उसमें झांक रहा था और सच में उसने ऐसी खूबसूरत को अपने इतने करीब कभी नहीं देखा था। बोलो ना। सोनी ने अपने सीने का दबाव उसकी बाह पर बनाया। हाँ, तुम जैसा कहो, कह उठा शम्मी। तो रखने का इंतजाम करो छत पर, कहकर सोनी हटी और वापस सीढ़ी के पास जा बैठी। ये तो बड़ी गर्म चीज है, शम्मी गहरी सांसें लेता कह उठा। रात की सोच। तभी भीतर से एक गार्ड और आता दिखा। इधर आता वो सामने बैठी सोनी को ही देख रहा था। वो 40 की उम्र का व्यक्ति था और एक नजर में ही वो सोनी की तरफ आकर्षित हो गया था। क्या बात है? वो करीब आकर बोला। वो औरत क्यों यहाँ बैठी है? तुम दोनों के रंग क्यों उड़े हुए हैं? अगले आधे घंटे में उन गार्डों ने सीढ़ी पावनहार की छत पर इस लालच में पहुंचा दी कि सोनी जैसी खूबसूरत चीज उन्हें रात को हासिल होने जा रही है। सीढ़ी छत पर पहुंच चुकी देख सोनी मनी मन मुस्कुराई। तब तक 7:45 बज गए थे और अंधेरा छाना शुरू हो गया था। सोनी पावनहार के गेट पर ही बैठी थी। अशोक और शम्मी सोनी के पास पहुंचे। सोनी दोनों को देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराई। तभी भीतर से कंपनी का ऑफिसर ब्रीफकेस थामे आया और पास से निकलते हुए सोनी को तगड़ी नजरों से देखा। फिर ठिठक कर शम्मी और अशोक से बोला, ये औरत कौन है और क्यों बैठी है? ये? अशोक 2 पल के लिए हड़बड़ाया, फिर कह उठा, ये शम्मी की पत्नी है सर, गांव से आई है। शम्मी सकपका सा उठा। वो व्यक्ति वहां से चला गया। मर जावा, तुमने तो मुझे इसकी पत्नी बना दिया। क्यों जी? वो शम्मी से बोली। मैं कैसी लगती हूँ जी? उसे छोड़, मेरे से बात कर। तू तूफान है, भूकंप है, बवंडर है। जब से तुझे देखा है होश गुम हुए पड़े हैं। अभी तो और भी होश गुम होंगे। कैसे? वक्त खराब मत कर, इसे भीतर ले चल, सीढ़ियों से नीचे। शम्मी बोला। घंटा भर रुक जा, अभी नीचे वाले दफ्तर में 2-3 लोग हैं, उन्हें जाने दे। अशोक जी, सोनी प्यार से कह उठी। कहो जी। अशोक पैरों के बल उसके पास बैठ गया। आज मंगलवार है तो रात 12 बजे तक रुकना होगा, जब तक बुधवार शुरू न होता। क्या मतलब? गांव के पंडित जी ने मंगलवार को मर्दों से दूर रहने को कहा है। उन्होंने बुधवार का दिन इस काम के लिए शुभ कहा है। मतलब कि तू 12 बजे तक इंतजार कराएगी? क्या फर्क पड़ता है अशोक जी, रात तो अपनी ही है। बुधवार शुरू होते ही शुरू हो जाना, सोनी ने अदा से कहा। अशोक खड़ा हुआ और शम्मी से बोला, इसे भीतर कहीं अंधेरे में बिठा दे कि कोई देखे नहीं। 12 बजे तक रुकना होगा। क्या जरूरत है रुकने की? शम्मी बेसब्री से कह उठा। जैसा ये कहती है वैसा करना है हमें, नहीं तो सारा मामला
बलात्कार की श्रेणी में आ जाएगा। क्या हर्ज है 12 बजे तक रुक जाने की? सब्र से काम ले। फिर वो सोनी से बोला, गले मिलने में तो परहेज नहीं है। क्या मतलब अशोक जी? 12 बजे तक गले वले लगकर टाइम बीत जाएगा। बड़े शैतान हो। सोनी मुस्कुराई। पर मंगलवार को मर्द का मेरे को हाथ लगाना ठीक नहीं। वो पंडित अभी तक मरा नहीं पंडित? शम्मी जल भुनकर कह उठा। नहीं, जिंदा है। तू क्या कह रही थी धन्नो? अशोक कह उठा। धन्नो नहीं, सोनी। धन्नो तो बसंती की घोड़ी का नाम है। हाँ हाँ, वो ही। तू क्या कह रही थी सोनी? 12 बजे तक मैं तुम लोगों को 2-4 बार चुम्मी देकर सबका दिल लगाए रखूंगी। चुम्मी? ठीक है शम्मी, थोड़ी देर की तो बात है, इसी तरह काम चला लेंगे। वो बाकी 3 और भी हैं। वो? शम्मी ने कहना चाहा। उन्हें भी दे दूंगी। चल भीतर चल, अंधेरे में बिठाता हूं तेरे को, जहां तुझे कोई ना देखे, और छोटा वाला प्रोग्राम शुरू करते हैं। रात का 1 बजा था। पावनहार बिल्डिंग और दक्षाई मैंशन के सामने की छोटी सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सामने फुटपाथ के पार मुख्य सड़क से अक्सर वाहन निकल रहे थे। उनकी आवाजें सुनाई दी जाती थी। दोनों बिल्डिंगों के गनमैन रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर थे, परंतु पावनहार बिल्डिंग के गनमैनों के लिए आज की रात दिवाली जैसी रात थी, क्योंकि उनके पास सोनी जैसी शय मौजूद थी, जो कि उन्हें छत पर सीढ़ी रखने की एवज में हासिल हुई थी, परंतु अभी तक किसी की मुराद पूरी न हुई थी। सोनी किसी न किसी बहाने उन्हें अपने से दूर रखे हुई थी, लेकिन चुम्मी वो दिल खोलकर कर रही थी। तभी गार्डों में हड़बड़ाहट फैल गई कि मुख्य गेट पर मौजूद दोनों गनमैन एकाएक नीचे गिर गए थे। सोनी को जब ये पता चला तो वो समझ गई कि डकैती पर काम हो गया है। सब बाहर ही कहीं पर मौजूद हैं। उन 2 गार्डों को देखने बाकी के 3 भी जब बाहर पहुंचे तो एक एक करके उन्हें सुइयों की चुभन हुई और वो भी नीचे जा गिरे। ऐसी हालत ही दक्षाई मैंशन के गार्डों की हुई। वहां थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि वहां के 2 गार्ड बिल्डिंग के भीतर राउंड पर थे। करीब आधे घंटे बाद वे बाहर की तरफ दिखे तो बजरंग कराड़े ने अंधेरे में ही उनका निशाना लिया और वो बेहोश होकर नीचे जा गिरे। बजरंग वास्तव में बढ़िया निशानेबाज था, वरना इस अंधेरे जैसे वातावरण में निशाना लेना आसान काम नहीं था। उसके बाद सब तेजी से हरकत में आ गए। सतीश बारू के साथ जगमोहन पावनहार पर पहुंचा। दक्षाई पर हरीश खुदे और पूरन दागड़े पहुंचे। सब बेहोश गार्डों को उन्होंने भीतर अंधेरे में एक तरफ डाल दिया। सतीश बारू ने अपने साइज के गार्ड की वर्दी उतारी और खुद पहनकर वहां गार्ड के रूप में खड़ा हो गया। उधर हरीश खुदे ने भी ऐसा ही किया। तब तक सोनी फुटपाथ पर अंधेरे में दुबके बैठे बजरंग कराड़े के पास जा पहुंची थी। उसके पास उस्मान अली और देवराज चौहान मौजूद थे। बजरंग कराड़े के पास लिफाफे में सोनी के लिए कपड़े थे, जो कि सोनी ने एक तरफ अंधेरे में होकर पहने। अब वो जीन की पैंट और स्कीवी में थी। तुम्हें कैसे पता चला कि सीढ़ी छत पर पहुंच गई है? सोनी ने देवराज चौहान से पूछा। जगमोहन यही था और सब कुछ देख रहा था, देवराज चौहान ने बताया। अब वो कहाँ है? पास ही है, सोहन लाल के साथ वैन इधर लाने गया है। वैन जिसमें नोटों के बैग डालने हैं। 5 मिनट में ही बड़ी सी वैन दक्षाई मैंशन के सामने आ रुकी। उसमें से सोहन लाल और जगमोहन बाहर निकले। अब तक का सब काम ठीक से निपट गया था। सतीश बारू और हरीश खुदे को नीचे छोड़कर बाकी सब पावनहार की छत पर जा पहुंचे। बजरंग कराड़े नीचे फुटपाथ पर अंधेरे में पेड़ के पीछे मौजूद था। सुई वाली गन उसके पास थी और वो इस बात के प्रति सतर्क था कि अगर कोई अचानक वहां आ टपकता है तो उसे बेहोश कर दे। छत पर पावनहार और दक्षाही इमारत की दीवारों पर सीढ़ी इस तरह रख दी गई कि पुल जैसा काम कर सके। उसके बाद सबने सावधानी से एक एक करके सीढ़ी पर हाथ और पांव से चलते उस खतरनाक पुल को पार किया और दक्षाई मैंशन की छत पर जा पहुंचे। सोहन लाल के पास सामान का भरा भारी बैग था। उस बैग को उस्मान अली ने संभाला और उसने ही बैग को दक्षाई की छत पर पहुंचाया। पूरन दागड़े पावनहार की छत पर ही रहा। इस दौरान उसने सीढ़ी को दबाकर पकड़े रखा था
कि वो पलटे नहीं, और जब उन्होंने वापस आना था तब भी उसने इसी प्रकार सीढ़ी को पकड़ना था। जगमोहन और देवराज चौहान ने उन बैगों को अपनी कमर से बांधकर सीढ़ी का रास्ता तय किया था जिनमें नोट भरे जाने थे। बहरहाल इसी प्रकार देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, उस्मान अली, सोनी दक्षाई मैंशन की छत पर जा पहुंचे। इस सारे काम में उन्हें 1 घंटा लगा। आधा घंटा सोहनलाल को लिफ्ट की शाफ्ट के कमरे के उस दरवाजे को खोलने में लग गया। इतना वक्त उसे इसलिए लगा कि वो दरवाजे का ताला रिमोट से खुलने वाले लॉक पर था और लॉक दरवाजे के भीतरी तरफ था। ऐसे में उसे खोलने के लिए सोहनलाल को दरवाजे के लॉक के बराबर दीवार में औजारों से इतना छेद करना पड़ा कि उसका हाथ भीतर जा सके, जबकि 13 इंच चौड़ी वो दीवार बेहद मजबूत थी और छोटे से छेद को करने में ही 20 मिनट लग गए थे। लिफ्ट की शाफ्ट के कमरे में 7 लाई पावरफुल टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल किया गया। वहां पर लिफ्ट को चलाने वाली गरारियों का छोटा सा जाल बिछा था। लिफ्ट को संभालने वाली रबड़ की गोल पाइपें नीचे जाती दिखाई दे रही थी। देवराज चौहान ने लिफ्ट की शाफ्ट में झांका। टॉर्च की रोशनी में लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी हुई थी। जगमोहन ने लिफ्ट को चलाने वाली बिजली की तारों को कटर से काटकर अलग किया और उसे छीलकर दोनों तारों से तांबे की तार निकाली और उन्हें टच किया तो तभी लिफ्ट चल पड़ी। वो नीचे की तरफ गई। हमें लिफ्ट को ऊपर लाना है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने सोहनलाल को दोनों नंगी तारें थमाई और खुद नीचे से आती तारों में उलझ गया। सोनी टॉर्च थामे जगमोहन के काम पर रोशनी डाल रही थी। जल्दी ही जगमोहन ने उन 2 तारों को ढूंढ लिया जो लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जाने का काम करती थी। उसने उन तारों को भी छीलकर आपस में टच किया तो शाफ्ट में लिफ्ट को तेजी से नीचे नीचे जाते देखा। लिफ्ट पूरी नीचे गई और फिर वापस ऊपर शाफ्ट तक आ गई। अब ठीक है, टॉर्च की रोशनी लिफ्ट की छत पर डालो, देवराज चौहान ने कहा। सोनी ने ऐसा ही किया। लिफ्ट को देखने के बाद देवराज चौहान बोला, लिफ्ट को इस कमरे में ले आओ। जगमोहन ने पुनः तारें टच की। लिफ्ट और ऊपर आई और कमरे के भीतर आकर उसके दरवाजे खुल गए। लिफ्ट के भीतर रोशनी हुई पड़ी थी। सब लिफ्ट में आ जाओ, देवराज चौहान बोला। और जगमोहन, तुम बाद में लिफ्ट की पाइप से नीचे आओगे। अब तुमने लिफ्ट को दूसरी मंजिल पर रोकना है। इस बात का अंदाजा तुम्हें रखना है कि दूसरी मंजिल कब आएगी। हम दोनों फोन पर बात करते रहेंगे। लिफ्ट के भीतर दूसरी मंजिल आते ही इंडिकेटर जल उठेगा। मैं तुम्हें ऐसा होते ही फोन पर बता दूंगा। मेरा नीचे आना ठीक नहीं होगा, जगमोहन ने कहा। लिफ्ट तो दूसरी मंजिल पर रुकी होगी। ऐसे में मेरा दूसरी मंजिल पर प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। वापसी पर लिफ्ट को ऊपर भी लाना है। मैं यहीं पर रहकर तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। लिफ्ट को जब ऊपर लगना होगा तो मुझे फोन कर देना। जगमोहन की बात सही थी। सब लिफ्ट में प्रवेश कर गए। जगमोहन ने हाथ में पकड़ी तारें टच की तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वो नीचे आ सरकी। तब तक देवराज चौहान अपने मोबाइल से जगमोहन का नंबर मिला चुका था। बात हुई दोनों में। तभी लिफ्ट के इंडिकेटर पर 2 का शब्द चमका। रोके, देवराज चौहान ने फोन पर कहा। लिफ्ट उसी पल रुक गई। इंडिकेटर पर 2 का शब्द अभी भी चमक रहा था। बैंक के भीतर से उस सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है जिससे कि लिफ्ट 2 पर नहीं रुकती है तो दरवाजा नहीं खुलता। बैंक खुलने पर उस सिस्टम को ऑफ किया जाता है तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब हमें लिफ्ट का दरवाजा खोलना है, कहते हुए देवराज चौहान ने सोहनलाल के बैग से मोटा लोहे का सरिया निकाला। उस्मान, लिफ्ट के दरवाजे को खोलो। दोनों पल्लों के बीच में से जगह बनाकर इसे भीतर घुसेड़ो और फिर टेढ़ा करके पल्लों का फासला बढ़ा दो। बाकी का काम हम हाथ से कर लेंगे। उस्मान अली फुर्ती से इस काम पर लग गया। उसके लिए ये मामूली काम था। महेश नागपाड़े से बैंक के प्रवेश द्वार का कॉम्बिनेशन नंबर मिल चुका है जिसके द्वारा बैंक में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं आने वाली। इसी प्रकार भीतर बैंक के वॉल्ट का कॉम्बिनेशन नंबर मिल चुका है। नागपाड़े इनसे डरा हुआ है और सब कुछ सही बताया है उसने। वॉल्ट में भीतर प्रवेश करते वक्त ये लोग वॉल्ट का लॉक इस तरह तोड़ फोड़ देते हैं कि देखने पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता
कि वॉल्ट में प्रवेश करने वालों ने कॉम्बिनेशन नंबर के दम पर वॉल्ट खोला या कोई और जुगाड़ लगाया। ये इसलिए किया गया कि नागपाड़े इस मामले में न फंस सके। वॉल्ट के भीतर रैकों पर हजार हजार के नोटों की हजारों गड्डियां लगी थी। देवराज चौहान ने देखकर बता दिया कि 60 करोड़ से ऊपर की दौलत है। उस्मान अली, सोनी साथ लाए बैगों में नोटों को तेजी से डालने लगे। अब देवराज चौहान को स्टार डायमंड की तलाश थी, जो कि उसे कहीं न मिला। परंतु एक तरफ रखी विदेशी तिजोरी पर उनकी निगाह पड़ी तो उसे खोला जाने लगा। उस तिजोरी पर डबल लॉक था, चाबी भी लगती थी और कॉम्बिनेशन नंबर भी लगाना पड़ता था। जो भी हो, सोहन लाल ने 25 मिनट की जी तोड़ कोशिशों के बाद तिजोरी खोल ली। भीतर संतरे के साइज का वो हीरा मिल गया। बहुत ही खूबसूरत और नायाब हीरा था। देवराज चौहान ने उसे जेब में रख लिया। तब तक सोनी और उस्मान अली साथ लाए 6 बैगों को नोटों की गड्डियों से भरे जा रहे थे। वो इस तरह नोट बैगों में रख रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा नोट आए। सोनी और उस्मान अली इतने नोट देखकर उत्तेजना में डूबे हुए थे। मजा आ रहा है उस्मान? सोनी ने चमकते स्वर में पूछा। बहुत। सोच रहा हूं कि अगर इस वक्त मेरी माँ यहाँ होती तो गश खाकर मर चुकी होती। उस्मान अली हंसकर बोला। इतनी बड़ी दौलत देखकर तेरे को माँ याद आ रही है और कोई याद करने को नहीं मिला? मैं माँ को खुश रखना चाहता हूँ। और लड़की, कोई छोकरी नहीं है तेरी जिंदगी में? छोकरियों की मैंने कभी परवाह नहीं की। अब नोट आ गए हैं तो छोकरी भी आ जाएगी। उस्मान अली बहुत खुश था। तभी देवराज चौहान उनके पास पहुंचकर बोला। जल्दी से हाथ चलाओ, उसने कहा। हीरा मिल गया? अपने काम में मस्त सोनी कह उठी। हाँ, दिखाओ तो, बाद में देखना, यहाँ से निकलो। कहने के साथ ही देवराज चौहान भी उनके काम में हाथ बटाने लगा। सोहन लाल अपने औजारों को पैक कर चुका था बैग में। वो 6 के 6 बैग 1000 के नोटों की गड्डियों से पैक कर लिए गए। अब बाद में थोड़ी सी गड्डियां पड़ी ही दिखाई दे रही थी। बैगों को लेकर वे लिफ्ट में पहुंचे। सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन पहले ही काट चुके थे। ऐसे में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। लिफ्ट से देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन करके लिफ्ट ऊपर ले जाने को कहा। उस्मान अली और सोनी खुश थे। देवराज चौहान और सोहन लाल गंभीर थे। देवराज चौहान, सोनी बोली, ये सारा काम कितना आसान रहा? ये आसान काम नहीं था, उस्मान अली बोला। देवराज चौहान ने इसे आसान बना दिया। जो भी हो, हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, सोनी बोली। ये बैग मजबूत है, चौथी मंजिल से फेंके जाने से फटने वाले नहीं। क्या ख्याल है, इन बैगों में कितनी दौलत होगी? 50 करोड़ से ऊपर, देवराज चौहान ने कहा। लिफ्ट को झटका लगा और वो ऊपर की तरफ खिसकने लगी। 50 करोड़ से ऊपर? उस्मान अली हक्का पक्का बोला। मतलब कि हर एक को 10 करोड़ मिलेंगे? पैसे को संभाल कर रखना, सोहन लाल ने कहा। यूं ही खर्च मत कर देना। ये तुम लोगों के लिए पहला और आखिरी मौका था नोटों को इकट्ठे पाने का। पैसा बार बार नहीं आता। मैं तो आधे पैसों का बिजनेस करूंगा, आधे को संभाल कर रखूंगा, उस्मान अली ने कहा। तभी मध्यम से झटके के साथ लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुलते गए। वे सब शाफ्ट वाले कमरे में मौजूद थे। सामने जगमोहन खड़ा था। काम हो गया? जगमोहन ने उसी पल पूछा। सब ठीक रहा, देवराज चौहान लिफ्ट से बाहर निकलता बोला। नोटों के बैगों को सामने की तरफ से नीचे फेंकना है। बैगों को उठाओ और चलो। पलटकर देवराज चौहान ने 2 बैग उठाए। सोनी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए कह उठी, मैं नीचे जाती हूँ, बैगों को वैन में रखना है। कहकर वो शाफ्ट वाले कमरे से बाहर निकलती चली गई। सोनी सीढ़ी के पुल से जल्दी से पावनहार की छत पर पहुंची। पूरन दागड़े ने दूसरी तरफ से सीढ़ी को मजबूती से जकड़ रखा था। काम हो गया? सोनी के वहां पहुंचते ही पूरन दागड़े ने बेचैनी से पूछा। हो गया, सोनी नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ते बोली। तुम यहीं रहो, बाकी लोग आने वाले हैं। सोनी नीचे पहुंची तो देखा नोटों के सारे बैग नीचे पहुंच चुके हैं। बजरंग, कराड़े, सतीश पारू और हरीश खुदे बैगों को उठा उठा कर वैन में रख रहे थे। सोनी को देखते ही खुदे ने पूछा, हीरा मिल गया ना? हाँ, सोनी बोली, वो लोग आ रहे हैं। मजा आ गया, मेरी तो किस्मत खुल गई।
कहते हुए खुदे बैग लेने के लिए भागा। अब 2 बैग बाकी बचे थे। एक बारू ला रहा था। सोनी और बजरंग को अकेले में चंद पल मिले। तैयार है बजरंग? सोनी व्यग्रता से फुसफुसाई। हाँ हाँ, बेहोशी वाली सुई का फायर कर दोनों पर और निकल ले, सोनी ने जल्दी से कहा। बाकी लोग आ गए तो फिर नहीं होगा ये काम। वो देख, बारू आ रहा है बैग लेकर, पहले उसे बैग वैन में रखने देना। बजरंग का दिल धड़क रहा था तेजी से। ये सब कुछ करना उसके लिए नया था। बेहतर जिंदगी बनाने के लिए वो डकैती करने के लिए तैयार हो गया था और अब जीवन को सोनी के साथ और भी बेहतर ढंग से जीने के लिए सोनी का कहना मान गया था। उसने सुई वाली गन निकाल ली। अंधेरे की वजह से बारू उसके हाथ में दबी गन को नहीं देख सका। देख भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि अपना ही साथी उनके साथ गद्दारी करेगा। इस वक्त तो सब एक ही धागे में बंधे हुए थे। बारू ने वैन में बैग रखा और बोला, सब बैग आ गए। बजरंग ने उसी पल गन सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। बेआवाज सुई का फायर हो गया। एकाएक बारू को पेट में सुई चुभने का एहसास हुआ। ओह, बारू के होठों से निकला। अंधेरे में किसी कीड़े ने काट लिया है पेट पर। पीछे हरीश खुदे बैग को उठाए आ रहा था। तभी सतीश बारू की टांगे मुड़ी और बेहोश होता वो नीचे लुढ़कता चला गया। इसे क्या हुआ? पास पहुंचा खुदे बोला और बैग को वैन में धकेल कर पलटा कि ठिठक गया। खुदे ने बजरंग को गन सीधी करते देखा, सुई वाली गन। खुदे चौंका, समझ गया कि बारू के साथ क्या हुआ है। बिना एक पल की देरी के उसने तेजी से अपनी दाएं टांग घुमाई, जो कि इत्तेफाक से बजरंग के हाथ में दबी गन पर ठोकर जा लगी। बजरंग के हाथ से सुई वाली गन निकल गई। खुदे के होठों से गुर्राहट निकली और उसने बजरंग पर छलांग लगा दी। दोनों जोरों से टकराए और बजरंग कराड़े जमीन पर लुढ़कता चला गया। जबकि खुदे ने अपने को संभाल लिया था, वो पुनः बजरंग की तरफ बढ़ा। कमीने, धोखेबाजी करता! धाएं! खानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ और खुदे को लगा उसकी पीठ में अंगारा घुसा हो। उसे तेज झटका लगा और वो आगे को जा गिरा। बजरंग! सोनी की आवाज सुनी। जल्दी कर! खुदे ने बजरंग को उठाकर वैन की तरफ दौड़ते देखा। हरीश खुदे ने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी। वो जल्दी से उठा तो सोनी को रिवॉल्वर लिए खड़े पाया। धाएं! धाएं! सोनी ने एक के बाद एक 2 फायर किए और दोनों गोलियां खुदे की छाती में जा लगी। वो इस तरह पीछे को गिरा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। सोनी पलटकर वैन में बैठने के लिए दौड़ी। तब तक बजरंग वैन स्टार्ट कर चुका था। सोनी के भीतर आते ही बजरंग कराने ने वैन दौड़ा दी। वो घबराहट, डर, पसीने से भरा पड़ा था। वैन वहीं ले चल बजरंग, जहां हमने अपनी वैन खड़ी कर रखी है। इन बैगों को उस वैन में रखकर मुंबई से निकल चलेंगे। हमें ये लोग कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। सोनी दांत भींचे गुर्रा उठी। देखते ही देखते उस वैन के पीछे की लाइटें दिखनी बंद हो गई। इसी पल देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, पूरन दागड़े भागते हुए पावनहार से बाहर निकले। गोलियों की आवाज उन्होंने सुन ली थी। वो समझ गए थे कि गड़बड़ हो गई है कोई, परंतु कैसी गड़बड़ ये वो नहीं समझ पाए। बाहर आते ही वे सब ठिठक गए। वैन कहीं भी नहीं थी। वैन कहाँ गई? सोहनलाल के होठों से निकला। जगमोहन जल्दी आगे बढ़ा और बीच रास्ते पर पड़े सतीश बारू के पास पहुंचा। देवराज चौहान आगे अंधेरे में पड़े हरीश खुदे की तरफ दौड़ा। वो उसे दिख गया था। ये क्या हुआ पड़ा है? पूरन दागड़े हैरान परेशान सा कह उठा। नोटों के बैग कहाँ है? सोहनलाल जगमोहन के पास पहुंचा। क्या चक्कर है? सोहनलाल ने पूछा। ये सतीश बारू है, बेहोश है, सांसें चल रही हैं। जगमोहन व्याकुलता से कह उठा। ये बेहोश कैसे हो गया? कहते हुए सोहनलाल देवराज चौहान के पास जा पहुंचा। देवराज चौहान मोबाइल फोन की लाइट में खुदे का चेहरा देख रहा था। खुदे की आंखें फट कर फैली हुई थी। उसमें हैरानी के भाव दिख रहे थे। उसकी सांसें थम चुकी थी। वो मर चुका था। देवराज चौहान हक्का बक्का सा खुदे की लाश के चेहरे को देखे जा रहा था। ये मर गया?
सोहन लाल के होठों से निकला। हाँ, देवराज चौहान होठ भींचे उठ खड़ा हुआ। इसकी छाती पर 2 गोलियां मारी गई हैं और 1 गोली पीठ पर लगी है। ये किसने किया? देवराज चौहान ने आसपास निगाह मारी, फिर दक्षाई मैंशन के उस हिस्से पर पहुंचा जहां ऊपर से नोटों से भरे बैग फेंके थे, परंतु अब वहां कोई बैग नहीं था। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचा। ये सब क्या हुआ? बजरंग कराड़े और सोनी ने मिलकर दगाबाजी की है। देवराज चौहान गुर्राया। सतीश बारू भी मर गया? वो बेहोश है, जगमोहन गुस्से से बोला, परंतु खुदे मर चुका है। हे भगवान, खुदे की मौत का विश्वास नहीं हो रहा कि बजरंग और सोनी डकैती की सारी दौलत ले उड़े हैं। उन्होंने ही बारू को बेहोश किया और खुदे को शूट कर दिया। इस बात का सारा प्लान उन्होंने पहले ही बना रखा था। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा, हमें अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। निकलो यहां से। पूरन दागड़े से कहो कि सतीश बारू को उठा ले और उसके फ्लैट पर पहुंचकर हमारा इंतजार करे। बजरंग और सोनी को मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। तभी पूरन दागड़े पास आता कह उठा, ये सब क्या हो रहा है? बारू बेहोश है और हरीश खुदे मरा पड़ा है। बजरंग और सोनी कहीं नहीं है। वो वैन नहीं है, नोट नहीं है। मेरे ख्याल से बजरंग और सोनी नोटों को लेकर भाग गए हैं। उन्होंने ऐसा करने की योजना पहले ही बना ली थी। बारू के फ्लैट में दोनों आपस में धीमे स्वर में बातें करने में लगे रहते थे। तब मैंने सोचा कि वो यूं ही बातें कर यहां से निकल चलो। देवराज चौहान गुर्राकर कह उठा। दोनों दगाबाज निकले। पूरन दागड़े कुछ कहने लगा कि रुक गया। सामने से दूरी पर एक हेडलाइट दिखाई दी जो कि इधर ही आ रही थी। कोई आ रहा है, निकलो। जगमोहन ने कहने के साथ ही नीचे पड़े सतीश बारू के बेहोश शरीर को उठाया और वे सब अंधेरे में गुम होते चले गए। अब वहां हरीश खुदे की लाश के अलावा कोई नहीं था। सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे रात ड्यूटी पर गश्त कर रहा था। उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे हवलदार सुरेंद्र काछी बैठा था। उस वक्त वो दोनों पावनहार और दक्षाई के सामने मुख्य सड़क पर थे कि जब उन्हें पहली गोली की आवाज सुनाई थी। मोहन मोरे ने तुरंत मोटरसाइकिल रोक दी। ये गोली की आवाज थी काछी? मोहन मोरे आसपास देखता बोला। आवाज किधर से आई साहब जी? सुरेंद्र काठी मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। दोनों की नजरें आसपास घूमती रही। सब कुछ सामान्य दिखा। साहब जी, किसी मोटरसाइकिल ने बैकफायर किया। नहीं काछी, ये गोली की आवाज थी और ज्यादा दूर गोली नहीं चली, पास ही से आवाज आई थी। पर यहां तो सब कुछ ठीक ही नजर आ रहा है। तभी एक के बाद एक 2 फायरों की आवाज उन्हें सुनाई थी। साहब जी, उधर। काछी पेड़ों की तरफ हाथ करके बोला। उस पार से आवाज आई है। उधर इस इलाके की इनर लेन है। बैठ, आगे से मोड़ काट कर उस तरफ जाना होगा। काछी बैठा। मोरे ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। साहब जी, 3 गोलियां चली हैं। कोई लफड़ा लगता है? अभी पता चल जाएगा, मोहन मोरे ने कहा और मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। वापसी का मोड़ काफी आगे जाकर था। आगे लाल बत्ती भी आ गई और काफी ट्रैफिक था। मजबूरन रुकना पड़ा उन्हें। बहरहाल दूसरी तरफ की इनर लेन में पहुंचते पहुंचते उन्हें 10 मिनट लग गए। इनर लेन में मोहन मोरे ने मोटरसाइकिल धीमी कर दी और सुरेंद्र काछी से बोला, इधर अंधेरा है, देखता रहे आसपास। जल्दी ही मोहन मोरे को मोटरसाइकिल की ब्रेक लगा देनी पड़ी। मोटरसाइकिल की हेडलाइट में सामने हरीश खुदे की लाश दिखी। कोई पड़ा है, लगता है इसे ही गोली लगी होगी। सुरेंद्र काछी मोटरसाइकिल से उतरकर आगे बढ़ा। अगर वो मर गया है तो उसे हाथ मत लगाना, पीछे से मोहन मोरे बोला। उसने मोटरसाइकिल बंद करी और नीचे उतरकर उसे स्टैंड पर लेकर आसपास देखा। पावनहार और दक्षाई बिल्डिंग खामोश खड़ी दिखी। मोहन मोरे जेब से फोन निकालता आगे बढ़ा और फोन की लाइट जला दी। सुरेंद्र काछी से पूछा, जिंदा है या मर गया? पता नहीं, आपने मोटरसाइकिल की लाइट बंद कर दी थी, काछी बोला। मोहन मोरे ने टॉर्च की रोशनी नीचे पड़े हरीश खुदे पर मारी। मर चुका है ये,
मोहन मोरे उसे देखते ही कह उठा, मारने वाला कहाँ गया साहब जी? हमारे पहुंचने से पहले ही भाग गया, रुकेगा थोड़े ना हत्यारा। मोहन मोरे फोन बंद करके दक्षाई मैंशन को देखता बोला, यहाँ तो हमेशा गार्ड होते हैं, नेशनल बैंक का ऑफिस है और नीचे ब्रांच है। फिर उसने साथ वाली पावन हार पर नजर मारी, वहां भी गार्ड होते हैं, लेकिन आज दोनों ही जगहों पर गार्ड नहीं है। अजीब बात है। मैं देखूं साहब जी? सुरेंद्र काछी आगे बढ़ने को हुआ। तू लाश के पास रुक, मैं देखता हूं। मोहन मोरे हॉल्स्टर से रिवॉल्वर निकालता बोला, गड़बड़ लग रही है मुझे। ये सुनते ही सुरेंद्र काछी ने मोटरसाइकिल में फंसा डंडा हाथ में दे दिया। मोहन मोरे रिवॉल्वर थामे दक्षाई मैंशन के गेट पर पहुंचा और ऊंचे से पुकारा, कोई है? परंतु जवाब में कोई आवाज नहीं आई। गेट खुला ही था। मोहन मोरे रिवॉल्वर थामे भीतर प्रवेश कर गया। सुरेंद्र काछी डंडा थामे हरीश खुदे की लाश के पास खड़ा रहा। 2 मिनट भी नहीं बीते कि सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे तेजी से बाहर निकलता दिखा। यहाँ कुछ हुआ है काची? भीतर सब गार्ड बेहोश पड़े हैं, मोहन मोरे ने ऊंचे स्वर में कहा। सब बेहोश हैं? मैं साथ वाली बिल्डिंग में देखता हूँ, वहां भी कोई गार्ड नहीं दिख रहा। तू थाने फोन कर दे। सुरेंद्र काछी तुरंत मोबाइल निकालकर फोन पर यहाँ के बारे में सूचना देने लगा। मिनट भर में सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे लौट आया। सुरेंद्र काछी तब तक पुलिस स्टेशन खबर दे चुका था। साथ वाली बिल्डिंग में भी सब गार्ड बेहोश पड़े हैं, यहाँ बड़ा कांड हुआ लगता है। मोहन मोरे वहां से निकलकर वापस दक्षाई में प्रवेश करता ऊंचे स्वर में बोला, बैंक देखता हूँ, कहीं उसे तो नहीं लूटा गया। तूने खबर दे दी? पुलिस स्टेशन फोन कर दिया साहब जी, सुरेंद्र ने कहा। जल्दी ही मोहन मोरे वापस लौटता कह उठा, बैंक तो ठीक तरह से बंद है। तो क्या हुआ होगा साहब जी? भारी गड़बड़ है, बैंक के रखवाले बेहोश हैं, साथ वाली बिल्डिंग के गार्ड बेहोश हैं। किसी ने इस आदमी को कुछ देर पहले गोली मारी। ये सब बिना वजह तो हुआ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब को बुलाना होगा। मोहन मोरे ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। इलाके का इंस्पेक्टर किशन दारूवाला अपने दल बल के साथ वहां आ गया था। तब तक मोहन मोरे ने पावन हार और दक्षाई मैंशन की छतों पर वो सीढ़ी देख ली थी जो दोनों इमारतों के बीच पुल का काम कर रही थी। आते ही पुलिस वालों ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इंस्पेक्टर दारूवाला ने मोहन मोरे को हरीश खुदे के शरीर के साथ पुलिस गाड़ी में हॉस्पिटल भेज दिया। मोरे ने हवलदार सुरेंद्र काछी को साथ ले लिया था। पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। इस बॉडी को हॉस्पिटल छोड़कर हम वापस आ जाएंगे साहब जी, काछी बोला। हाँ, ये तो मरा पड़ा है। मोहन मोरे ने हरीश खुदे के शरीर पर निगाह मारी। हुआ क्या होगा वहां साहब जी? मेरे ख्याल में नेशनल बैंक पर डकैती की गई होगी, परंतु अभी कुछ भी साफ नहीं है। इसे किसने मारा? पता नहीं, खोजबीन से पता चलेगा। मुझे तो ये डकैती का ही साथी लगता है। हमें तो वहां ना लूटे का कोई निशान दिखा और ना ही कोई बंदा दिखा। हमारे पहुंचने तक वो निकल गए होंगे। पता चल जाएगा वहां क्या हुआ। तभी मोबाइल बज उठा। मोहन मोरे ने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला, परंतु उसका फोन नहीं बज रहा था। साहब जी, लाश के कपड़ों में फोन बज रहा है, कहने के साथ ही काछी अपनी जगह से उठा और हरीश खुदे की लाश को टटोलने लगा। उसकी आंखें अभी तक फैली हुई थी। कितनी डरावनी लग रही थी आंखें साहब जी। काछी ने खुदे का मोबाइल फोन निकालकर मोहन मोरे को दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। फोन अभी भी बजे जा रहा था। मोहन मोरे ने कॉल रिसीव की। हेलो, मेरा दिल नहीं लग रहा, तुमसे मिलने का मन है। देख, सुबह के 4 बजने वाले हैं और मुझे अभी तक नींद नहीं आई। टुन्नी की आवाज मोहन मोरे के कानों में पड़ी। तू टाइम निकालकर मेरे पास 2 घंटे के लिए ही आ जा। इस तरह तो तू अपनी टुन्नी को मार देगा। 2 महीने से तुझे देखा नहीं, तुझे छुआ नहीं। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं शादीशुदा नहीं, कुंवारी हूं। सुन रहा है? मोहन मोरे का दिमाग तेजी से दौड़ पड़ा। कौन है तू? मोहन मोरे ने शांत स्वर में कहा। 2 पल के लिए उधर से टुन्नी की आवाज नहीं आई, फिर आवाज आई। तू कौन है?
ये फोन मेरे पति का है, उसे दे। क्या नाम है तेरे पति का? मोहन मोरे ने संभल कर पूछा। फालतू सवाल क्यों पूछता है? उसे फोन दे। मेरे पति का फोन तेरे पास क्यों है? अपने पति का नाम बता, तभी तो उसे फोन दूंगा। ये क्या बात हुई? ठीक है, उसका नाम हरीश खुदे है। हरीश खुदे? जल्दी दे उसे फोन। उधर से टुन्नी ने कहा। कहाँ रहती है तू? क्या? उधर से टुन्नी ने तेज स्वर में कहा। कहीं भी रहूं, तुझे क्या? मेरे पति को फोन दे। मेरे से स्टोरी मत डाल। मैं पुलिस वाला हूं, सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे ने सब्र के साथ कहा। पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़े जा रही थी। पुलिस वाला? उधर से टुन्नी हक्की पक्की सी कह उठी। पकड़ा गया वो? वो कौन? मेरा पति हरीश खुदे। तो तुझे पता था कि वो कोई गलत काम कर रहा है? क्या कर रहा था वो? टुन्नी की आवाज नहीं आई। बता, क्या कर रहा था वो? पता नहीं। उधर से टुन्नी की आवाज आई। अपना पता बता, मैं आऊंगा तेरे पास बात करने। लेकिन पता बोल। ये बात फोन पे करने वाली नहीं है। कौन सी बात? तेरे पास आकर बताऊंगा। नाम क्या है तेरा? टुन्नी। पता? उधर से टुन्नी ने पता बताकर कहा। एक बार मेरी उससे बात तो करा दे। अभी टेम नहीं है बात करने का, तू घर पर ही रहना, मैं आऊंगा, मोहन मोरे ने कहा और फोन बंद कर दिया। कौन था साहब जी? हवलदार काछी ने पूछा। इस मरने वाले की पत्नी थी। इसका नाम हरीश खुदे है। शायद उसे पता था कि उसका पति कोई गलत काम कर रहा है। आपको कैसे पता? पुलिस के बारे में सुनते ही वो बोली। पकड़ा गया वो? मोहन मोरे ने सोच भरे स्वर में कहा। सॉरी इंस्पेक्टर, डॉक्टर विनायक ने हरीश खुदे का चेकअप करने के बाद कहा। ये मर चुका है। इसे 3 गोलियां मारी गई हैं, एक पीठ पर और 2 छाती पर। मेरे ख्याल में गोलियां लगते ही ये अपनी जान गंवा बैठा था। लाश मॉर्चरी में रखवा दो डॉक्टर, पोस्टमार्टम करना होगा। तुम फॉर्म साइन कर दो। बॉडी को मैं अभी मॉर्चरी में भिजवा देता हूँ। दोपहर में पोस्टमार्टम हो जाएगा। डॉक्टर विनायक के चेहरे पर सोच के भाव उभरे और उसने हरीश खुदे की लाश की फटी आंखों को देखा। कितनी देर हो गई इसे मरे? 1.5 घंटा। क्यों? मोहन मोरे ने डॉक्टर को देखा। कुछ पैसा कमाना चाहते हो इंस्पेक्टर? डॉक्टर विनायक ने मोहन मोरे को देखकर कहा। कैसे? ये तो मर गया, परंतु किसी को इसकी आंखों की सख्त जरूरत है। इसे मेरे ज्यादा देर हो गई तो आंखें बेकार हो जाएंगी। तुम इसकी आंखें निकालकर किसी और को लगाना चाहते हो? हाँ, पैसे वाली पार्टी है। 2 महीने पहले एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली गई। उसे आंखें मिल जाएं तो वो दोबारा देख सकता है, परंतु उसकी डिमांड है कि उसे एक व्यक्ति की दोनों आंखें लगे ताकि उसका चेहरा सामान्य दिखे। इसके लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है। इस इंसान की दोनों आंखें उसके काम आ सकती हैं, पर मैं कैसे इसकी इजाजत दे सकता हूँ? इस बात की हाँ तो मरने वाले का करीबी रिश्तेदार ही दे सकता है, मोहन मोरे बोला। तब तक तो देर हो जाएगी, इसकी आंखें बेकार हो जाएंगी, डॉक्टर विनायक ने कहा। सॉरी डॉक्टर, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे बोला। डॉक्टर विनायक ने एक निगाह हवलदार काछी पर मारकर मोरे से कहा। अगर तुम चाहो तो ये काम हो सकता है। कैसे? हॉस्पिटल के एक फॉर्म पर साइन चाहिए होते हैं मरने वाले के करीबी के। फॉर्म भरकर तुम्हें दे देता हूँ। मेरे ख्याल से तुम उस पर साइन करा सकते हो। जानते हो मरने वाला कौन है और कहाँ रहता है? मोहन मोरे को टुन्नी की फोन का ध्यान आया। शायद जानता हूँ, दिन में पक्का पता चल जाएगा। क्यों? इसका जो भी करीबी हो, तुम उस फॉर्म पर साइन करा लेना। इसकी एवज में उसे 5 लाख मिल सकते हैं। 5 लाख? 5 ही तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत दिलचस्पी ले रहे हो इस मामले में, मोरे बोला। तुम्हें क्या मिलेगा डॉक्टर? 10 लाख। 2 महीने से मैं ऐसी ही आंखों का जोड़ा ढूंढने के लिए परेशान हो रहा था, डॉक्टर विनायक बोला। मोहन मोरे सोच भरी निगाहों से डॉक्टर को देखने लगा। सोच लो इंस्पेक्टर, फॉर्म पर सिर्फ एक साइन, मरने वाले के करीबी की सहायता हो जाएगी। 5 तुम्हें मिलेगा और जो जिम्मेदारी मुझ पर ओब्राय फैमिली की तरफ है वो भी पूरी हो जाएगी। ओब्राय फैमिली? हाँ, नामी फैमिली है मुंबई की।
दो ओबराय भाइयों का तगड़ा बिजनेस है देश विदेश में। छोटा भाई विनोद ओबराय शादीशुदा है और साल भर पहले शादी के चंद हफ्तों बाद ही एक बुरे एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक टांग कट गई। वो बेड पर ही रहता है। दूसरा 3 साल बड़ा अमन ओबराय है, जिसने अभी तक शादी नहीं की। 2 महीने पहले उसका भी एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों आंखें गंवा बैठा। इस वक्त बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं है। विनोद ओबराय की पत्नी है, परंतु उसे नहीं पता कि फैमिली का बिजनेस कैसे संभाला जाता है। ओबराय फैमिली ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है कि मैं अमन ओबराय के लिए आंखों का इंतजाम करूं। इस तरह मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा। मरने वाले के करीबी रिश्तेदार के साइन एक फॉर्म पर हो जाए तो सारी समस्या सुलझ जाएगी और तुम्हें भी। ओबराय फैमिली पैसे वाली है? सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे ने पूछा। तगड़ी। फिर तो 5 लाख कम है जो मुझे देने को कह रहे हो, मोहन मोरे ने कहा। क्या चाहते हो? 20 लाख और मेरे इस असिस्टेंट, मोरे ने काछी की तरफ इशारा किया, को 5 लाख और मरने वाले करीबी को 10 लाख। इतना इंतजाम करो तो तुम इसकी आंखों को अमन ओबराय की आंखें बना सकते हो। मैं अभी मिसेस ओबराय से फोन पर बात करता हूँ, 1 मिनट रुको, कहकर डॉक्टर विनायक ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। चेहरे पर गंभीरता थी। उधर बेल जाने लगी। लंबी बेल जाने के बाद डॉक्टर के कानों में सरसराती आवाज पड़ी। हेलो मिसेस ओबराय, डॉक्टर विनायक बोला। बेवक्त फोन करने की माफी चाहता हूँ। अभी अभी एक केस मेरे सामने आया है। काम बन सकता है, परंतु खर्चा 50 लाख तक होगा। आंखें ठीक हैं? वो ही सरसराती आवाज डॉक्टर के कानों में पड़ी। एकदम बढ़िया, खर्चा 50 लाख तक हो जाएगा। मरने वाले के परिवार वालों को 10 लाख, 25 लाख पुलिस को और बाकी मिलाकर 50 लाख। काम कर दो डॉक्टर, अमन ओबराय को आंखें लगा दो। बहुत काम रुके पड़े हैं, नुकसान हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आंखों के डॉक्टर बुटानी को बुलाकर काम शुरू कर देता हूँ। सामने खड़ा मोहन मोरे कह उठा। मुझे 25 लाख दिन में मिल जाने चाहिए और मरने वाले के परिवार को जो 10 लाख देने हैं वो अलग से। मिसेस ओबराय, डॉक्टर ने फोन पर कहा, 30 लाख तो अभी देना होगा। कुछ घंटे लगेंगे, दिन निकल जाने दो तो पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा। उधर से सरसराती आवाज कानों में पड़ी। पुलिस को कितने बजे का टाइम दे दूं? 12 बजे का। ठीक है मिसेस ओबराय, मैं 12 बजे का वक्त दे देता हूँ। 10 लाख पहले चाहिए, मोरे ने कहा, ताकि फॉर्म पर मरने वाले के करीबी के साइन कराए जा सकें। मिसेस ओबराय, डॉक्टर विनायक ने कहा, 10 लाख पहले चाहिए, मरने वाले के करीबी को देने हैं। किसी को मेरे पास भेज दो। जरा होल्ड कीजिए। फिर डॉक्टर ने मोरे से कहा, तुम्हें मिसेस ओबराय के पास जाकर 10 लाख लाना होगा। कहाँ रहती हैं मिसेस ओबराय? खार, तीसरे रास्ते पर। उन्हें कह दो कि 1 घंटे में हवलदार काछी आएगा, उसे 10 लाख दे दे, मोरे बोला। डॉक्टर विनायक ने ये बात मिसेस ओबराय को कहकर फोन बंद किया तो मोरे ने कहा, मेरे को वो फॉर्म तैयार करके दे दो जिस पर मरने वाले के करीबी के साइन कराने हैं। डॉक्टर ने 15 मिनट में फॉर्म भरकर दे दिया। मरने वाले का नाम मोरे के कहने पर हरीश खुदे लिखा गया। फिर डॉक्टर ने ओबराय के खार के बंगले का पता बताया। मोरे और काछी फॉर्म लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गए। साहब जी, क्या पता मरने वाले के करीबी फॉर्म पर साइन न करें? काछी बोला। साइन हो जाएंगे, मोरे ने गंभीर स्वर में कहा। इतना भरोसा कैसे साहब जी? तुम साथी हो, देखते रहना। अब पहले ओबराय के बंगले पर चलो। तुम भीतर जाना और मिसेस ओबराय से 10 लाख ले आना। वो मरने वाले की पत्नी टुन्नी को देने हैं। यही नाम था उस औरत का जिसका फोन आया था। वो अपने को मरने वाले की पत्नी बता रही थी, तो होगी भी, मोहन मोरे ने सोच भरे स्वर में कहा। फिर इंस्पेक्टर किशन दारूवाला को फोन करके वहां का हाल चाल पूछा तो पता चला कि नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में डकैती की गई है। डकैती करने वाले काफी बड़ी दौलत ले गए हैं। पावनहार और दक्षाई मेंशन के गार्डों को होश आ गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पावनहार के गार्डों ने
दोनों छतों की सीढ़ी के बारे में जानकारी दी है कि उसे एक खूबसूरत सी औरत लेकर आई थी, मतलब कि डकैती में औरत भी शामिल थी। इंस्पेक्टर दारूवाला तेजी से सारे मामले की जांच में लगा हुआ था। मोहन मोरे ने उसे बताया कि वो अभी हॉस्पिटल में व्यस्त है और कुछ देर बाद वहां पहुंचेगा। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, पूरन दागड़े, उस्मान अली सुबह 8 बजे बारू के फ्लैट पर एक एक करके पहुंचे। बेहोश सतीश बारू को रात को ही उसके फ्लैट पर छोड़ दिया गया था और सुबह 6 बजे उसे होश आया था। रात भर सब बजरंग कराड़े और सोने की तलाश में मुंबई को छानते रहे थे, परंतु उनकी हवा तक नहीं लगी। सब अभी तक हैरान परेशान थे कि बजरंग और सोनी ने क्या कर डाला। उन्हें तो इस दगाबाजी पर अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था। उनके वहां पहुंचने पर बारू ने बताया कि बजरंग ने जब उस पर बेहोशी वाली सुई चलाई तो तब हरीश खुदी सलामत था, मतलब कि उसके बेहोश होने के बाद ही खुदी को गोली मारी गई। परंतु खुदी को क्यों गोली मारी गई, उसे भी बारू की तरह बेहोश क्यों नहीं किया गया, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। हरीश खुदी की मौत से सबसे ज्यादा तकलीफ देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल को थी, क्योंकि तीनों उसे देर से जानते थे और देवराज चौहान, जगमोहन ने तो उसी के लिए इस डकैती को अंजाम दिया था और खुदे ही मारा गया। इसमें कोई शक नहीं कि बजरंग और सोनी हत्थे चढ़ जाते तो देवराज चौहान उन्हें बुरी मौत देता, परंतु रात भर की भागदौड़ के बाद भी वो मिल नहीं पाए थे और उनके पास 50 करोड़ की रकम थी, जिसमें सतीश बारू, उस्मान अली और पूरन दागड़े का हिस्सा था। वो हरीश खुदे की जान लेकर बारू को बेहोश करके सारी दौलत ले भागे थे। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे कठोर हुए पड़े थे। बजरंग कराड़े और सोनी के चेहरे उनकी आंखों के सामने नाच रहे थे। वो दोनों दौलत के साथ रातों ही रात मुंबई से बाहर निकल गए होंगे, सोहनलाल ने कहा। हमसे धोखाधड़ी के बाद वो मुंबई में रहने का खतरा मोल नहीं लेंगे। अब तक तो वो बहुत दूर पहुंच चुके होंगे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, पूरन दागड़े ने गुस्से से कहा। उनके पास हमारा पैसा है, पूरा 10 करोड़ हमें मिलना था, एक एक को मिलना था, उस्मान अली ने कहा। बुरा किया उन्होंने, उस्मान अली परेशान सा कह उठा। उन्हें ढूंढना ही होगा, सतीश बारू ने कहा। उन दोनों तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, जगमोहन दांत खींचकर बोला, पर वो बचेंगे नहीं। उन्हें ढूंढने में तुम हमारे साथ रहोगे ना देवराज चौहान, उस्मान अली ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें खुदे की मौत की सजा देनी है, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। अगर वे सिर्फ दौलत लेकर भागे होते तो मेरे लिए इतने जरूरी ना होते, परंतु वे खुदे के हत्यारे हैं, उसकी सजा तो मैं उन्हें दूंगा ही। जब तक हमें उनका पता नहीं चलता वो दोनों किस तरफ गए हैं, तब तक हमें मुंबई में ही उन्हें तलाश करते रहना होगा और उनकी पहचान वालों को टटोलना होगा। उन्हीं से हमें पता चल सकेगा कि वो देश के किस कोने में हैं। उस हीरे का क्या होगा, पूरन दागड़े ने पूछा। हरीश खुदे तो मर गया। हीरे को बेचकर जो रकम मिलेगी वो खुदे की पत्नी को दी जाएगी। उसने कहा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो उसका पैसा उसकी पत्नी को दे दिया जाए। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर कह उठा। तुम्हारा मतलब कि 100 करोड़ से ऊपर की रकम सारी की सारी तुम खुदे की पत्नी को दे दोगे, उस्मान अली ने कहा। हाँ, उस हीरे की दौलत पर हम में से किसी का हक नहीं, वो खुदे की दौलत थी, अब उसकी पत्नी की है। ये बातें पहले ही तय थी। बजरंग और सोनी को ढूंढो, वो मिल गए तो करोड़ों की दौलत पालोगे तुम लोग। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।